कक्षा 12वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी अपने अपने घरों में कुशल पूर्वक से होंगे। वे अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करते जा रहे होंगे और अपनी वार्षिक परीक्षाओं को केंद्र में रखकर अपने भरसक प्रयत्नों द्वारा अपने जीवन को संवारने हेतु प्रयासरत होंगे। मैं प्रेम सिंह, प्रशिक्षित परास्नातक शिक्षक हिंदी, DPS हल्द्वानी लामाचौड़, आज आपके सामने लेखक ओम थानवी द्वारा रचित गद्य पाठ अतीत में दबे पाँव लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। प्रस्तुत पाठ। अतीत में दबे पाँव में लेखक ने यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट का सम्मिलित रूप प्रस्तुत किया है। यह अब तक के ज्ञान में भारतीय भूमि ही नहीं अपितु विश्व फलक पर घटित सभ्यता की सबसे प्राचीन घटना को सुनियोजित ढंग से पुनर्जीवित करता है। लेखक ने टीलों, स्नानागारों, मृत भांडों, मिट्टी के बर्तनों को कुओं, तालाबों, मकानों और मार्गों से प्राप्त पुरातत्वों में मानव संस्कृति की खोज कर हमें दिखाया है। लेखक के अनुसार सिंधु घाटी दौर के नगर मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है, तथा हड़प्पा भारत के ही नहीं विश्व के सुनियोजित नगर माने जाते हैं। ताम्रकाल में जब तांबे के बर्तन बनाए जाते थे, ताम्रकाल में तांबे का ही अत्यधिक प्रयोग किया जाता था। में मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा और उत्कृष्ट नगर है। यहाँ किए गए उत्खनन से इमारतें, सड़कें, मूर्तियाँ, चाक से बने चित्रित भांड, बर्तन, मुहरें, साजो सामान और खिलौने बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। लेखक ने यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के दो नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की विशेषताओं का वर्णन कर प्राचीन सभ्यताओं का वर्णन यहाँ पर किया है, जो भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक अनुपम सभ्यता थी। सिंधु नदी के तट पर स्थित यह सभ्यता, लेखक ने सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की विशेषताओं पर यहाँ पर प्रकाश डालकर उनकी विशेषताओं पर बताया है। लेखक ने बतलाया कि सिंधु घाटी सभ्यता साधन संपन्न थी। यहाँ पर गंदे जल की निकासी तक की उत्तम व्यवस्था थी। वहाँ के निवासियों को तांबे का भी ज्ञान था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेती करते थे। आवागमन के लिए बैलगाड़ियों की मदद ली जाती थी। वे पशुपालन व खेती प्रधान सभ्यता पर आधारित थे। लोगों के घरों में अनाज भरा रहता था। स्वास्थ्य की उत्तम दशाओं का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को था। ये लोग कला में रुचि रखते हुए राजपोषित व धर्म पोषित न होते हुए समाज पोषित थे, अर्थात राजकीय कार्य न करते हुए, राजकीय सम्मान को महत्व न देते हुए, धर्म को महत्व न देते हुए समाज को महत्व देते थे। इस सभ्यता में भव्यता का आडंबर नहीं था। यहाँ न भव्य राजप्रासाद मिले और न ही मंदिर। यहाँ प्रभुत्व व दिखावे के लिए कहीं कोई स्थान नहीं था। अतः हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता भव्य थी, पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। वहाँ पर इतना हर प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिलती थी, हर चीज़ साधन सुलभ थी, लेकिन इस प्रकार की नहीं थी कि किसी प्रकार का भव्य विशालता वहाँ देखने को मिले, जिससे कि हम कह सकें कि भव्यता का आडंबर था। वहाँ पर वही चीज़ थी जितनी आवश्यकता थी, उसी आवश्यकता के अनुरूप उन लोगों ने उन राजप्रासादों, मंदिरों का निर्माण किया गया था। मोहनजोदड़ो के लोगों में कला के प्रति प्रेम अधिक था। वास्तुकला, नगर नियोजन, मृदभांड, पशु पक्षियों के चित्र, मोहरों का निर्माण, खिलौने, आभूषण, कुंड संयोजन आदि की कला के रूप हैं। सुघड़ अक्षरों की लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीक से ज़्यादा कला सिद्ध प्रकट करता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सौंदर्य बोध कला पर आधारित था।
जो राजपोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। मोहनजोदड़ो के अजायब घर में प्रदर्शित वस्तुओं में कलाकृति हैं, औजार हैं, किंतु कोई हथियार नहीं है। मोहनजोदड़ो क्या हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक समूची सिंधु घाटी सभ्यता में हथियार तक कहीं नहीं मिले हैं, जैसे किसी राजतंत्र में होते हैं। यदि इस सभ्यता में कोई शक्ति केंद्र होता तो उसके चित्र प्राप्त होते। यहाँ के नरेश के सिर पर मुकुट भी बहुत छोटा है। इससे यह अर्थ निकलता है कि इस सभ्यता में सत्ता का कोई केंद्र नहीं था, अनुशासन स्वयं का था, ताकत के बल पर आधारित नहीं था। इन आधारों पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ कोई सैन्य शासन नहीं, अपितु सभी नागरिक स्व अनुशासित थे। वे अपने अनुशासन के द्वारा ही अपने परिवार, अपने समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन बखूबी किया करते थे। मोहनजोदड़ो की सभ्यता 5000 वर्ष पुरानी है। इस दृष्टि से देखें तो सिंधु सभ्यता वर्तमान इतिहास की आयु से दुगनी आयु की है। जब हम बचे हुए सीढ़ियों के पायदानों पर पैर रखते हैं तो ऐसा ज्ञात होता है कि जब से इस संसार में सभ्यता का जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्य व सुसंस्कृत सभ्यता थी। आज के सुनियोजित नगरों में मोहनजोदड़ो एक आदर्श है, एक प्रतिरूप है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के टूटे फूटे खंडहरों को देखने के बाद प्रत्येक भारतीय के मन में यह भाव उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व भी हमारे पूर्वज एक विकसित सभ्यता एवं संस्कृति के आधार पर भारत में निवास करते थे। इतने वर्ष पूर्व भी हम सभ्यता के सर्वोच्च शिखर पर थे, किंतु दूसरी ओर उन खंडहरों को देखकर दुख भी होता है कि इस उत्कृष्ट संस्कृति का यह हश्र कैसे हुआ। मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं हैं। ये सामूहिक प्रयोग के लिए हैं। यहाँ की सड़कों के समानांतर दोनों ओर मुख्य नालियाँ बनी हुई हैं जो एक मुख्य पात्र में जाकर गिरती हैं। अनुष्ठान के महाकुंड में भी जलापूर्ति के लिए कुएं तथा जल की निकासी के लिए नालियाँ बनी हैं। सभी नालियाँ अनगढ़ पत्थर से ढकी हुई हैं। मोहनजोदड़ो के निकट ही सिंधु नदी बहती थी। यह सभ्यता कृषि प्रधान थी। यहाँ जल के महत्व जानकर उसका उपयोग किया जाता था। अतः हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी, जहाँ लोग एक सामाजिक परिवेश में विकसित व सभ्यता के साथ अपना जीवन निर्वाह करते थे। हमें गर्व है कि हम इस संस्कृति के अनुरूप आज देख सकते हैं कि इतना सभ्य होने के बावजूद भी आज इन सब बातों को अपने अमल में नहीं ला पाते, जिन बातों को हमको अमल में लाना चाहिए था या जिन बातों को सिंधु घाटी सभ्यता में लोग अमल में लाया करते थे। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इस पाठ के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता के नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की नगर संस्कृति व सभ्यता को भली भांति समझ चुके होंगे और वे इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने में दक्ष हो चुके होंगे। चलते हैं प्रश्नाभ्यास की ओर। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? उत्तर, सिंधु सभ्यता के उत्खनन से पता चलता है कि यह सभ्यता साधन संपन्न थी। यहाँ सुनियोजित नगर थे, गंदे जल की निकासी की उत्तम व्यवस्था थी, सड़कें छोटी व चौड़ी दोनों प्रकार की थीं। यहाँ के निवासी खेती करते थे, तांबे का इन्हें ज्ञान था। ये लोग अपनी वस्तुओं का निर्यात भी करते थे। कांसे के बर्तन, चाक पर बने मृदभांड, चौपड़ की गोटियाँ, तांबे का दर्पण, कंघी, मनके वाले हार आदि इनकी संपन्नता के सूचक हैं। आवागमन के लिए इनके पास बैलगाड़ी थी। भंडारों में अनाज भरा रहता था। इन्हें स्वास्थ्य की उत्तम दशाओं का ज्ञान था।
ये लोग कला में रुचि ले रखते थे। यहाँ के निवासियों को पूर्ण सौंदर्य बोध था, जो राजपोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। संपन्नता के पश्चात भी इस सभ्यता में भव्यता का आडंबर नहीं था। यहाँ न भव्य राज प्रासाद मिले और न ही मंदिर। यहाँ राजाओं या महंतों की समाधियाँ भी नहीं हैं। यहाँ के मूर्ति शिल्प और औजार भी छोटे हैं और उनमें कमरे भी छोटे हैं। प्रभुत्व या दिखावे के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। अतः यह कहना उचित ही है कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, परंतु उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। प्रश्न नंबर 2, सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राजपोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। ऐसा क्यों कहा गया है? मोहनजोदड़ो के लोगों में कला के प्रति प्रेम अधिक था। वास्तुकला, नगर नियोजन, मृदभांड, पशु पक्षियों के चित्र, मुहरों का निर्माण, खिलौने, आभूषण, कुंड संयोजन सभी कला के रूप हैं। विशेषकर सुघड़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीक से ज़्यादा कला सिद्ध प्रकट करता है। एक पुरातत्ववेत्ता के अनुसार सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है। यह सौंदर्य बोध ऐसा था जिसमें आकार की भव्यता का संपूर्ण स्थान कला ने ले रखा था। अतः सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राजपोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। प्रश्न नंबर 3, पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप यूँ कह सकते हैं सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी? मोहनजोदड़ो के अजायब घर में प्रदर्शित वस्तुओं में कलाकृतियाँ हैं, औजार हैं, किंतु कोई हथियार नहीं है। मोहनजोदड़ो क्या है? हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक समूची सिंधु सभ्यता में हथियार उस तरह कहीं नहीं मिले हैं जैसे किसी राजतंत्र में होते हैं। यदि इस सभ्यता में कोई शक्ति केंद्र होता तो उसके चित्र प्राप्त होते। यहाँ के तो नरेश के सिर पर मुकुट भी बहुत छोटा है। राजमहल नहीं, मंदिर नहीं, समाधि नहीं। इससे यह अर्थ निकलता है कि इस सभ्यता में सत्ता का कोई केंद्र नहीं था, अनुशासन स्वयं का था, ताकत के बल पर आधारित नहीं था। इन आधारों पर ही पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कोई सैन्य सत्ता संभवतया यहाँ न रही हो। सभी नागरिक स्व अनुशासित थे। प्रश्न नंबर 4, यह सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती। वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन इन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहाँ से आप इतिहास को नहीं, इसके पार झांक रहे हैं। इस कथन के पीछे लेखक का क्या आशय है? उत्तर नंबर 4, मोहनजोदड़ो की सभ्यता 5000 वर्ष पुरानी है। हमारे पास लिपिबद्ध इतिहास 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही है। इस दृष्टि से देखें तो सिंधु सभ्यता वर्तमान इतिहास की आयु से दुगनी उम्र की है। मोहनजोदड़ो के खंडहरों में मिली सीढ़ियों पर पैर रखकर हम किसी छत पर तो नहीं जा सकते, किंतु जब इन सीढ़ियों के बचे हुए पायदानों पर पैर रखते हैं तो हमें इस बात के लिए गर्व का अनुभव होता है कि जब शेष संसार में सभ्यता का जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय हमारे पास सिंधु घाटी की सुसंस्कृत एवं उन्नत सभ्यता थी, जिसमें मोहनजोदड़ो से विशाल एवं सुनियोजित महानगर थे। हम संसार की सभ्यताओं में सर्वोच्च पर हैं। हम इतिहास के पार देखते हैं कि इस सभ्यता को विकसित होने में कितना समय लगा होगा। आज के सुनियोजित नगरों के लिए मोहनजोदड़ो एक आदर्श है, एक प्रतिरूप है। प्रश्न नंबर 5, टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं। इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के टूटे फूटे खंडहरों को देखने के बाद प्रत्येक भारतीय के मन में यह भाव उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व भी हमारे पूर्वज एक विकसित सभ्यता और संस्कृति के आधार पर भारत में निवास करते थे। इतिहासकार भले ही इस काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हों, किंतु हम यह जानकर गर्व होता है कि इतने वर्ष पूर्व भी हम सभ्यता के सर्वोच्च शिखर पर थे।
किंतु खंडहरों को देखकर मन द्रवित हो उठता है कि इतनी उत्कृष्ट संस्कृति का यह कैसा हस्र हुआ। ये खंडहर उस संस्कृति के उत्थान से परिचित कराते हैं। मन में यह भाव उत्पन्न होता है कि कल तक कुछ लोग यहाँ निवास करते थे, हम सभी सभ्यता की परंपरा के क्रम में हैं। कभी ये हमारे ही घर हुआ करते थे, किंतु अब हम मात्र दर्शक रह गए हैं। प्रश्न नंबर 6, इस पाठ में ऐसे स्थान का वर्णन है जिसे बहुत कम लोगों ने देखा होगा, परंतु इससे आपके मन में उस नगर की एक तस्वीर बनती है। किसी ऐसे ऐतिहासिक स्थल जिसको आपने नज़दीक से देखा हो का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इसे विद्यार्थी स्वयं करेंगे। उन्होंने अपने अभिभावकों के साथ ताजमहल, लाल किला और देश के विभिन्न ऐसे ऐतिहासिक स्थल देखे होंगे जिन्हें शायद सारे लोग नहीं देख पाते हैं, तो वे अपने ज्ञान व दृश्यांकन के आधार पर किसी एक ऐतिहासिक स्थल का वर्णन अपने शब्दों में कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7, नदी, कुएं, स्नानागार और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक पाठकों से प्रश्न पूछता है कि क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं। इसका जवाब लेखक के पक्ष में है या विपक्ष में, तर्क दे हैं। मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं हैं। ये सामूहिक प्रयोग के लिए हैं। यहाँ की सड़कों के समानांतर दोनों ओर मुख्य नालियाँ बनी हुई हैं जो एक हौदी में जाकर गिरती हैं। ये एक जाल की तरह जुड़कर बाहर की ओर चली जाती हैं। अनुष्ठान के महाकुंड में भी जलापूर्ति के लिए कुएं तथा जल की निकासी के लिए नालियाँ बनी हुई हैं। सभी नालियाँ अनगढ़ पत्थर से ढकी हुई हैं। कुंड के निकट 2 पात में 8 स्नानागार बने हुए हैं। इनमें से किसी का भी दरवाज़ा एक दूसरे के सामने नहीं खुलता। मोहनजोदड़ो के निकट से ही सिंधु नदी बहती थी। यह सभ्यता कृषि प्रधान थी, अतः यहाँ जल का जीवन में अत्यधिक प्रयोग किया जाता था। साथ ही उसके महत्व को दृष्टिगत रखते हुए उसके उचित प्रबंधन की व्यवस्था भी थी। इस सभ्यता को हम निश्चित रूप से जल संस्कृति कह सकते हैं। आशा करता हूँ सारे विद्यार्थी इन प्रश्नों के उत्तरों को भली भांति समझ चुके होंगे और वे अपनी रुचि, अपने ज्ञान एवं अपने वाक्य निर्माण की क्षमता को प्रदर्शित करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर लिखने में दक्ष हो चुके होंगे। इसी आशा से आप सभी का पुनः धन्यवाद।